विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदानों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान। मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर वो हम हमारी आज की तारीख में सबसे निवेश प्रभावित हो रहा है। इन दिनों देश एक मंथन के दौर से गुजर रहा है और लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। ऐसे में देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर क्या टिप्पणी है, आज हम खरी खरी बात करने वाले हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक सम्मानीय श्री अशोक सिंघल साहब से। अशोक सिंघल साहब, सिटी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा जो सवाल है, जो शायद हर देश के नागरिक के मन में भी है, जो भी कुछ देश में घट रहा है, लोकतंत्र की मर्यादाएं जहां तार तार हुई हैं, देश में राजनीति का एक अलग सा वातावरण बना है, देश के राजनीतिक हालातों पर आपकी सबसे पहले क्या है टिप्पणी? देखिए, ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि बहुत से चुनाव आए हैं, ये कुछ अलग चुनाव है ये। अब उसका मैं जवाब देना चाहता हूं आपको। इस देश को 1947 में 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और उसी दिन अरविंद घोष ने कहा था, अभी हमको अपने देश की धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कृति उसकी स्वाधीनता प्राप्त नहीं हुई है। उसकी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए हमें उससे भी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा जो हमने अपने स्वराज्य के लिए किया था। ये पॉलिटिकल फ्रीडम मिली है। आपको मालूम है कि उस सांस्कृतिक स्वाधीनता के लिए राम जन्मभूमि का एक बहुत बड़ा विराट आंदोलन चला, उसका बहुत बड़ा राजनीतिक परिणाम हुआ। धीरे धीरे इस देश के भीतर हमारी जो संपदा है, परंपरा है, वो कहीं ना कहीं लक्षित होनी चाहिए हमारे देश में, और इसलिए एक भूख समाज में जगी है। और ये भूख जो है वो इसी रूप में हमको दिखाई दे रही है कि ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये हमारे धर्म संस्कृति के स्वाधीनता के बाद हमारा देश, उसकी राजनीति कैसी होगी, उस दृष्टि से ये चुनाव हम देखते हैं। मैं तो कम से कम इस चुनाव को उसी दृष्टि से देखता हूं। ये चुनाव इसीलिए बहुत महत्व का है पूरे देश के लिए। एक नई एक आशा लोगों को जग रही है कि जो हमारी जो हेरिटेज है, हमारी संपदा है, वो दबी हुई थी, वो संपदा निखर करके आएगी। भारत में संपदा को दबाने के लिए विश्व की सारी शक्तियां लगी थी, चाहे इस्लामिक शक्तियां हों, चाहे ईसाई शक्तियां हों, या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल अमेरिका के, यूरोप की शक्तियां हों, कम्युनिस्ट शक्तियां हों। ये तीन बड़ी शक्तियां हमको दबाने पर लगी थी। आज एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आया है जो इनके दबाव में आने वाला नहीं है। इसी से सब शक्तियां डर रही हैं कि एक ऐसा पहली बार इस प्रकार का इस देश में एक सत्ता आ रही है, जो सत्ता वो हमारे दबाव में नहीं आएगी। वो सत्ता इस बाजार को जो उसने कब्जा कर रखा था, कभी हमारी नीतियों पर कब्जा कर रखा था ऐसे अमेरिका, यूरोप के लोगों ने, उसके दबाव में नहीं आएगी। ये होने के कारण से वो भयभीत हैं इस समय। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा नेता इस भारत की सत्ता पर बैठे। अब तक वही सत्ता पर बैठते रहे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, और हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे तो उनकी छुट्टी भी हो गई। तो इसलिए ये जो आज पूरे भारत में एक भाव उत्पन्न हुआ है,
हमारे देश में चक्रवर्ती सम्राट रहा करते थे, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते थे। आज हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। सब लोगों को लगता है कि आज हमारे यहां देश के भीतर इतना आतंकवाद फैला हुआ। ये सब इसी कारण से है कि हम दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनके दबाव में आज तक हम काम करते रहे हैं। इसी कारण से मैं इस चुनाव को बहुत महत्व का मानता हूं। एक सवाल मेरे जहन में है, देश की आवाम और देश की जनता जो है राजनीतिक विश्लेषण यदि करें तो 3 चेहरे देख रही है देश के नेतृत्व के लिए सरकार के तौर पर। पहला चेहरा है भारतीय जनता पार्टी से पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा चेहरा है कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का, तो तीसरा चेहरा अचानक से उभरा है अरविंद केजरीवाल का। आपको क्या लगता है इन तीनों ही चेहरों में से कौन सा चेहरा जो है इस देश का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है? आप कैसे नाम ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल का? अभी उनको राजनीति में आए ही नहीं है वो। मैं ये समझ रहा हूं जिस राजनीति की वो कल्पना कर रहे हैं उसका संगठन फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा इस देश में बहुत दिन पहले से हो चुका है। सन 52 से फोर्ड फाउंडेशन का इस देश के भीतर पदार्पण हुआ था और 1991 के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी का और विघटन हो गया पूरे दुनिया में, तब से वो सारी ताकत ये माओवादियों के रूप में आज देश के अंदर दिखाई देती है। ये सब आतंकवादी हैं सब। और फोर्ड फाउंडेशन ने इस लेफ्ट मूवमेंट को अपने मुट्ठी में कर लिया है और केवल भारत में किया ऐसा नहीं है। वर्ल्ड सोशल फोरम नाम से वो सारे विश्व के देशों पर कब्जा करना चाहता है फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन जो है वो CIA के साथ मिलकर काम करता है। ये उसी के आज समर्थक लोग के रूप में खड़े हुए हैं, वरना इनका कौन जानता था? उनका महत्व इसलिए क्योंकि अमेरिका चलाता है उसको, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन चलाता है। दुनिया की बड़ी भारी ताकत है, जो सबसे बड़ी आर्थिक ताकत चला रहा है वो, इसलिए उनका नाम आता है। और इसलिए क्योंकि बड़ी भारी भावों की शक्तियां आज आतंकवादी खड़ी हैं इस देश के भीतर। जितनी भी आतंकवादी शक्तियां हैं, ये भी व्यक्ति आतंकवादी है। किसी की बात सुनता वो कहता है कि हम जेल में डाल देंगे। अरे भाई, ये तो समझ में आता है कि हमारे देश के भीतर जितने पत्रकार हैं, हमारे देश के भीतर जो मीडिया है, उस पर हम केस चलाएंगे। मगर तुम जेल में डाल दोगे, इससे तुम्हारी वृत्तियां पता लगती हैं। तो ये अधिनायक प्रवृत्ति जो जिसकी है, उसका इस डेमोक्रेसी में कोई स्थान रहने वाला नहीं है। इसलिए आप जो तीसरा नाम ले रहे थे ना, वो तीसरा नाम वो इस देश में चलने वाला नहीं। माओ शक्तियां ही समाप्त हो जाएंगी। अगर माओ शक्ति समाप्त नहीं होती देश में, तो हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे। विदेशी ताकतें चला रही हैं आपको। विदेशी ताकत ने अमेरिका की ताकत चला रही है, फोर्ड फाउंडेशन चला रहा है। केवल माओवादी संगठन नहीं चला रहा है, उसके पीछे चर्च खड़ा है, उसके पीछे कम से कम 20 लाख ऐसे NGOs चल रहे हैं। ये NGOs फोर्ड फाउंडेशन चलाता है। ये क्या, ये ताकत राजनीतिक ताकत है? ये देश को अपने मुट्ठी में करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ताकतें काम कर रही हैं। इसलिए इन ताकतों को इस देश के सब लोग लात मारकर बाहर कर देंगे। बाकी बचे जो 2 चेहरे हैं जिनमें नरेंद्र मोदी जी का भी चेहरा, मैं तो ये मानता हूं कि एक अंग्रेज के द्वारा कांग्रेस का गठन हुआ था और एक विदेशी के द्वारा, और एक विदेशी महिला जो इस देश में राज करने के लिए आई, उसके द्वारा इसका विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा इसका। तीसरा चेहरा बचता है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में क्या राय देने की है? देखिए, इतना बड़ा आंदोलन जो सांस्कृतिक आंदोलन मैंने कहा है, जो देश में चला, उस सांस्कृतिक आंदोलन के पीछे एक ईश्वरीय शक्ति काम करती रही है। मैं तो उसको राम की शक्ति कहता हूं। उसने इतना बड़ा परिवर्तन देश में किया, वही राम की शक्ति उस व्यक्ति के भीतर काम कर रही है। अब बताइए, एक व्यक्ति जो जाति बिरादरी की सीमाएं तोड़ता है, एक व्यक्ति जो भाषा की सीमाएं तोड़ता है, एक व्यक्ति जो संप्रदाय और जितने हमारे मतांतर हैं उनकी दीवारों को तोड़ रहा है, एक ऐसा व्यक्तित्व आया है कि जो जब कहीं जाता है तो भारी संख्या में उनका स्वागत करते हैं लोग।
इन सबसे ऊपर उठा है समाज के। इसके अर्थ ये है कि इस देश के भीतर वो शक्तियां जग रही हैं, जो वो संस्कृति जग रही है जो सबको जोड़ती है। जैसे गंगा सबको जोड़ती है, वो एक संस्कृति सबको जोड़ती है। मोदी भी सबको जोड़ रहा है। यही मैं कह सकता हूं कि मोदी की जो शक्ति है, यह एक दैवी शक्ति पीछे लगी है। और यह देश आध्यात्मिक देश है। ये जिन लोगों ने इसका नाम रखा कि एक सेक्युलर देश है, भगवान जाने सेक्युलर क्या होता है। ये सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर के मतलब है धर्मविहीन। ये हमारा देश धर्मविहीन, ये जो उसकी व्याख्या की गई है वो उन लोगों ने की जो देश को धर्मविहीन बनाना चाहते हैं और देश के धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। हमारा देश आध्यात्मिक देश रहा है, आध्यात्मिक देश रहेगा और दुनिया को आध्यात्मिक बना देगा। इसके लिए मोदी आया है। एक सवाल और है जो पूछना मुझे ऐसा लगता है जरूरी है। मोदी जी पर कई आरोप भी लगे, चाहे हम गोधरा कांड की भी बात कर लें। आपको लगता है ये तमाम आरोप अब जो है स्पष्ट हो चुके हैं, जो पुराने दाग थे जो उनके राजनीतिक दामन पर लगे थे वो धुल चुके हैं? काहे का दाग है? उस पर एक भी दाग नहीं लगा है, एक भी दाग नहीं लगा। ये जो कहते हैं दाग लगाए, गलत है। कौन सा दाग लगा है? अरे भी गोधरा की घटना हुई, उसका रिएक्शन हो गया, मगर यह बड़ी बात थी कि 72 घंटे के अंदर भी समाप्त हो गया। और समाप्त नहीं हुआ, 10 वर्ष तक वहां पर किसी प्रकार का पूरे गुजरात में कहीं भी हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं हुआ। एक बड़ी शांति छा गई। पूरे भारत में अगर शांति छानी है, सांप्रदायिक शांति छानी है, मोदी के सिवाय दूसरा कोई नहीं ला सकता। ये जितने भी लोग आते हैं, ये सब अशांत करने वाले नेताओं को चुन चुन करके यहां लाते हैं, जिससे कि देश में शांति होती है। बिल्कुल। एक सवाल मेरे जहन में है, आधुनिक युग का बदलता परिवेश है, कलयुग कहा जाता है। धर्म को लेकर के जो आडंबर का दौर चल रहा है, संत समाज की भावनाएं भी आहत हुई हैं। जैसा पिछले दिनों हुआ, संत समाज पर कहीं ना कहीं तमाम तरह के आरोप लगे। आप क्या मानते हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक जो मूल्य हैं उनमें कहीं कोई बदलाव आया है, कहीं कोई ठेस पहुंची, कहीं कोई आहत हुई भावना? कोई गंगा को गाली देता है तो गंगा खत्म हो जाएगी। उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो आत्मशोधन का जो उसके अंदर गुण है, और पूरे समाज को संसार को उसकी आत्मा को शोधन कर सकती है जो। तो गंगा को गाली देने से क्या गंगा तो समाप्त हो जाएगा क्या? ये जितने भी महापुरुष हैं सब, ये सब उस श्रेणी के हैं ये जो बिल्कुल गंगा के समान है। अगर आपने कोशिश भी की तो, जैसे गंगा पर कुंभ के समय 11 करोड़ लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई शक्ति है जो कि उनको खींचती है। वैसे ही इन सबको कोई शक्ति खींचती है जो इनके पास लोग जाते हैं। तो क्या सोचते हैं कि गाली दे करके शंकराचार्य को मर्डर के आरोप में उनको बंद करके 9 साल तक उनके ऊपर मुकदमा चला करके क्या शंकराचार्य जी के व्यक्तित्व को वो छोटा कर सकते हैं क्या? उनका व्यक्तित्व बढ़ता चला गया है और व्यक्तित्व बढ़ता चला। ये आध्यात्मिक पुरुष का एक विशेषता है, उसको रोक नहीं सकते। ये महिला क्या समझती? इस महिला ने कहा था कि मुझको डर है। सोनिया ने कहा था मुझको, ये जो भगवे वस्त्रधारी, इससे मुझको डर लग रहा है। और यही हमारे लिए सबसे बड़े संकट हैं। और ये आरएसएस के लोग बड़े संकट, क्यों? इनके पीछे बहुत बड़ा एक फॉलोइंग है, एक बहुत बड़ा समाज जो है इनको रिस्पेक्ट देता है, इनके प्रति बड़ा आदर का भाव रखता है। मैं इस आदर के भाव को नष्ट कर दूंगी। तो क्या सोचती थी? एक ओपसदाय नाम का संगठन, उसके माध्यम से उसने अनेक एलिगेशन हमारे बड़े बड़े संतों पर लगा रही है। तो क्या एलिगेशन लगाने से क्या उनका संतत्व कम होगा? क्या उनका फॉलोइंग कम होगा? क्या फॉलोइंग बढ़ता जा रहा है उनका? यह बिल्कुल गलत है कि उनका फॉलोइंग और धर्म का कोई जो स्टैंडर्ड्स है वो गिर गए। धर्म के स्टैंडर्ड्स नहीं गिर गए। धर्म के स्टैंडर्ड्स वही है जो इस देश के भीतर, पहले भी हमारे यहाँ देश कमरे में रहता है आदमी उतना ही देख सकता है। जब साधना करते करते छत पर पहुंच जाता है, उसको सब कुछ दिखाई देता है। जो छत पर पहुंच जाते हैं उनके बारे में मेरा यह कहना है, सोनिया छोड़ दो, दुनिया का सारे देश भारत छोड़ करके, वो जानता ही नहीं कि छत पर चढ़ना क्या होता है, सिद्ध पुरुष क्या होते हैं, आध्यात्मिक पुरुष क्या होते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों पर कीचड़ उछालने से कुछ मिलने वाला है? उनको आध्यात्मिक पुरुषों के पीछे भाग रहा है सारा देश, और देश ही नहीं भाग रहा है, ये दुनिया भी कल भागेगी उनके पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सिंहस्थ का जिक्र किया। 2016 में मध्य प्रदेश की पावन नगरी, धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगना है। ऐसे में आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश की
सिंहस्थ का मेला, कुंभ का मेला, जी कुंभ का मेला। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किस तरह का काम कर रही है और क्या मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन सिंहस्थ यानी कि कुंभ के मेले के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या आकलन है सर आपका? अरे भाई, पिछले बार जब उनकी सरकार थी उस समय भी सिंहस्थ था और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। शायद इसके पूर्व जितने भी हमारे यहाँ मेले हुए हैं वो उतने व्यवस्थित नहीं थे जितना व्यवस्थित ये पिछला कुंभ गया है होगा, और मुझे लगता है इस बार भी बहुत अच्छा होगा। और निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं, ये मेला ही नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा करने का एक बड़ा भारी आयोजन हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने किया है। जितने संप्रदाय बड़े बड़े हैं हमारे देश के भीतर, एक दूसरे से विरोध करने वाले भी सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, क्षिप्रा में सब मिलकर स्नान करते हैं। इसके क्या अर्थ हैं? इसके अर्थ ये हैं कि तुम्हारे विचारधारा अलग होगी मगर इधर क्षिप्रा बैठी हुई तुम सबको जोड़ रही है। ये जोड़ने का काम गंगा भी करती है। प्रयाग में जब कुंभ होता है तो परस्पर विरोधी विचारधाराएं खड़ी हैं सब, मगर हमारे यहां लड़ते नहीं लोग। ये दुनिया के लिए बड़ा भारी मिसाल है कि परस्पर विरोधी विचारधाराएं किस प्रकार से प्रेम पूर्वक रहती हैं, आती हैं शांति से और चली जाती हैं, अपना अपना प्रचार करके चली जाती हैं। ये दुनिया को शिक्षा देने के लिए ये हमारे कुंभ होते हैं। आओ देखो कैसे शांति के साथ रह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अगर सिखाता है तो सहनशीलता सिखाता है। ये सहनशीलता जहां नहीं है वहां अधर्म छोड़कर कुछ नहीं है, वहां घृणा छोड़कर कुछ नहीं है। तो इससे मैं तो ये समझता हूं कुंभ आ रहा है, इस कुंभ में हम जरूर चाहेंगे कि जो शायद किन्हीं कारणों से हमारे जो संप्रदाय नहीं आते हैं वो सब मिलकर के यहाँ आए। अभी पीछे भी मैंने कहा था हमारे लामाओं को कि भाई आपका तो जन्म यही भारत में हुआ है जो बौद्ध हैं, और मैं गया भी था हमारे दलाई लामा जी के पास और उन्होंने कहा कि ठीक हमारा कैंप लगेगा। मैंने सिखों को भी कहा, मैं अकाली दल के हमारे जो वहां के प्रमुख हैं उनसे बातचीत की, मैंने बादल जी से बातचीत की। मैंने कहा इतना बड़ा आपने और हिंदू समाज की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है तो किसी को मालूम होना चाहिए, और इसलिए आपका कैंप उनका कैंप लगा वहां। जैन समाज का हमारा कैंप नहीं लगता था, हमारी माताजी हैं, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि हम जरूर कैंप, उनका भी कैंप लगा। मैं तो ये समझता हूं कि देश में बहुत से अभी संप्रदाय हैं जो अछूते हैं, वो सब के सब वहां आएंगे और दुनिया देखे कि किस प्रकार से परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले, जिनको हम मतांतर बोलते हैं, धर्म नहीं, वो धर्म नहीं है, मतांतर है, वो सब वो धर्म के अंतर्गत आते हैं, वो धर्म भी है मतांतर भी है। ये सब किस प्रकार से रहते हैं इसका एक बड़ा भारी नमूना दुनिया के सामने हमारा कुंभ रखता है, और मैं समझता हूं कि ये कुंभ भी उसी का परिचायक होगा। धन्यवाद। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक सम्मानीय श्री अशोक सिंघल जी, जिन्होंने हमसे खरी खरी बातचीत की और साफ तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी पर अपने दिए बयान कि मोदी में राम की शक्ति नजर आती है, उस पर वो अब भी कायम है और लगातार हिंदूवादी विचारधारा के जरिए वो अब भी देश और विश्व भर में अपना जो है इसी तरह से कार्यकाल आगे बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल सिटी टॉक में इतना ही। कैमरा पर्सन तरुण व्यास के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार। विश्वविद्यालय या बीएचयू के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान। मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर वो हम हमारी आज की तारीख में सबसे